नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे मित्रों, हम आपके लिए फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। तो मेरे भाइयों बहनों, डिस्कशन पे आने से पहले वही 2-3 पुरानी बातें हैं अपने पास। एक तो ये है कि आप पीडीएफ जाके ले लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए मेरे भाइयों बहनों, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे मित्रों आईएएस आरएएस विद आरजे। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ मिल जाया करेगी। आप उसको सीधा डाउनलोड करें, सॉफ्ट कॉपी में सेव रखें और उसको लगातार पढ़ते रहें। हाथ से लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि आप आरएएस मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको हाथ से लिखने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बन जाती है उस चीज़ से। ठीक है, बाकी जो भी एस्पेक्ट हैं राजस्थान से संबंधित, चाहे वो आपके आरएएस के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हों, चाहे किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हों, चाहे आरएएस प्रीलिम्स के लिए हों, चाहे आरएएस मेंस के लिए हों, या इंटरव्यू में किसी तरह से पूछे जाने की यदि संभावना है, तो हम उसको आपको बता देते हैं कि इस जगह पर आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इस जगह पर रीट के लिए इम्पोर्टेंट है, इस जगह पटवार के लिए इम्पोर्टेंट है, और इस जगह आरएएस मेंस और उसके इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे साथ लेक्चर के अंत तक जुड़े रहें, इससे आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है, लाभ होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिना इधर उधर की बातें किए अब हम आएंगे सीधा आज के न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। ठीक है मेरे मित्रों, आपका समय बहुत कीमती है और आपके पास समय बहुत कम है, ये दोनों ही बातें हम जानते हैं। तो दोस्तों, आज की अपनी पहली न्यूज है कि होमगार्ड का अनुबंध अब 15 वर्ष के लिए होगा। ऐसा किसने कहा है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। देखो दोस्तों, होमगार्ड जो है वो गवर्नमेंट सर्विस नहीं है। तो क्या है सर? होमगार्ड एक सरकारी स्वयंसेवक संगठन है। किसका है? स्वयंसेवक संघ। आपने एसएचजी का नाम सुना होगा। कुछ लोग मिलके 8, 10, 15, 20 लोग मिलके एक संघ बना लेते हैं, वही अपने आप में पैसा जमा करते हैं, वही पैसे की व्यवस्था करते हैं, वही बिजनेस करते हैं, वही काम करते हैं। तो उसी तरह से एक सरकारी संगठन है। उस सरकारी संगठन का नाम क्या है दोस्तों? होमगार्ड। होमगार्ड क्या है? एक सरकारी संगठन है। सरकारी संगठन किस तरह का? सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप तरह का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका अनुबंध क्या है? 15 वर्ष के लिए होगा। पहले क्या होता था कि जो भी व्यक्ति होमगार्ड बनता था उसके लिए 5 वर्ष का अनुभव होता था। कितने का होता था मित्रों? 5 वर्ष का। ठीक है, तो दोस्तों हमारे सीएम साहब गए थे किसका उद्घाटन करने के लिए? गृह रक्षा निदेशालय का उद्घाटन करने के लिए। गृह रक्षा निदेशालय का उद्घाटन कौन सी जगह पर किया सीएम साहब ने? वो जयपुर के अंदर किया। देखो दोस्तों, जो भी निदेशालय है, जो भी प्रमुख ब्रांच की, हेडक्वार्टर्स की, निदेशालय की, यदि हम इस तरह की बात करते हैं तो आप, यदि आपको नहीं भी पता है कौन सी चीज़ का निदेशालय कहाँ है, कौन सी चीज़ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप सीधा जयपुर ठोक दो। ठीक है, अगर ऑप्शन के अंदर जयपुर है तो जयपुर ठोक दो, क्योंकि 95 से 98% जो जितनी भी संस्थाएं हैं उनका निदेशालय है, हेडक्वार्टर है, वो जयपुर के अंदर ही है। ठीक है मित्रों, अभी देखो अपन होमगार्ड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक, पहले होमगार्ड क्या होते थे? 5 वर्ष के लिए क्या करते थे? एसएचजी के अंदर आते थे। एसएचजी का मतलब जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है उसके अंदर आते थे। सरकारी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, सरकारी स्वयं सहायता समूह है ये। पहले 5 वर्ष के लिए, फिर यदि उनका अनुबंध खत्म हो जाता था तो दोबारा से 5 वर्ष के लिए अनुबंध होता था उनका। लेकिन अब क्या है, ये अनुबंध 15 वर्ष का कर दिया गया है। मतलब एक बार अनुबंध होने की स्थिति में 15 वर्ष तक सेवा के अंदर कोई व्यक्ति रहेगा। और दूसरा क्या प्रावधान और दूसरी क्या घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने? तो उन्होंने कहा है कि इनके जो मानदेय है उसमें भी हम 15% की वृद्धि करेंगे। इनका मानदेय है वो कम है। ठीक है, और क्या होगा? और 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवा से पृथक हो रहे स्वयं सेवकों को लघु व्यवसाय के लिए कल्याण कोष से 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी दी जाएगी। देखो दोस्तों, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको क्या मिल जाता है? उनको रिटायरमेंट पर जो फंड मिलता है वो मिल जाता है, लेकिन होमगार्ड को कुछ नहीं मिलता। उस व्यक्ति ने 50-60 साल तक की उम्र तक अपने राज्य की सेवा की, लेकिन जब वो रिटायर होता है, बुजुर्ग होता है, तो उसके पास कुछ नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? 58 वर्ष आयु पूरी करने पर उसको 2 लाख रुपए दे दिए जाएंगे कि आप 2 लाख रुपए लो, अपना कोई भी लघु व्यवसाय शुरू कर लो जिससे आपकी आजीविका चल सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये अपने लिए किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट था? आप एथिक्स का टॉपिक पढ़ोगे, आप सिक्योरिटी का टॉपिक पढ़ोगे, तो आपको कमियां और सुधार, इस तरह के प्रश्न आएगा आरएएस मेंस के अंदर, तो वहां आपको लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस तरह के जो नए नए सुधार हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक सीधी सीधी बात बता देता हूं। यदि कोई प्रश्न 100 शब्दों का आता है तो सारे के सारे विद्यार्थी जो मेंस दे रहे हैं वो डेफिनेटली पढ़ के गए हैं। उनमें से 50-60% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ के गए होते हैं बहुत अच्छे ढंग से।
ठीक है। और सब के सब लिखते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी को आरएएस में बिल्कुल एकदम प्रॉपर आरएएस बनता है, कोई एसडीएम डीएसपी, और कोई को एलाइड सर्विस मिलती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उससे अच्छा तो उसको छोड़ना समझता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आप अपने आंसर के अंदर करंट से संबंधित एग्जाम्पल्स डालेंगे तो एग्जामिनर आपको 2-3 नंबर का एज दे के चलेगा। ठीक है, और हर प्रश्न पे यदि आप 1-2 नंबर का एज लेते चले जाओगे तो लास्ट में ये डिफरेंस 50 से 60 मार्क्स का हो जाता है। जब ये 50-60 मार्क्स का डिफरेंस जब आपके रिजल्ट में फाइनल जुड़ता है तो रैंक में कम से कम नहीं तो 150 से 200 का, मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा का ही अंतर आ जाता है। कभी कभी तो 50-60 अंकों में पूरी की पूरी सर्विस ही बुक हो जाती है और आप बाहर हो जाते हो, 550 वाला टॉपर और 500 वाला बाहर, ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपके मेंस के लिए हो गया। इसको आप एथिक्स के पेपर के अंदर अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, क्यों एथिक्स के पेपर के अंदर क्यों यूज कर सकते हो? क्योंकि क्या है, जो होमगार्ड है वो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से रिलेटेड है और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का एथिक्स के अंदर भी बहुत अच्छा पार्ट है, मेजर पार्ट है। और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप अपने आप में एक अलग से इकोनॉमिक्स के अंदर भी पार्ट है और सोशल जस्टिस के अंदर भी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, तो अपने प्रीलिम्स के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है या फिर दूसरे जो वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है उसको अपन देख लेते हैं। तो दोस्तों उसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारा गृह रक्षा संगठन, जिस संगठन की हम बात कर रहे हैं वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1962 में। इसका सिद्धांत क्या था? ध्येय बोलते हैं जिसको, वो है निष्काम सेवा। अब भैया रात में तुम तो सो रहे हो अपने घरों के अंदर, एक बंदा आपके चौराहे पे लाठी लिए सो रहा है, खड़ा है, पूरी रात हो गई उसको वहाँ खड़े खड़े, और हम लोग सोच रहे हैं कि यार हमने घर में जो कुत्ता पाला है उसने बड़ी अच्छी सर्विस दी है, कोई चोर नहीं है। भैया जो सरकारी नुमाइंदे हैं जो निष्काम सेवा को लेकर जगह जगह पर खड़े हुए, उनकी वजह से आप सुरक्षित, आप और हम सुरक्षित हैं रात में। ठीक है दोस्तों, यह संगठन अत्यधिक प्रभाव एवं लोकप्रियता के कारण आज सबसे बड़ी सरकारी स्वयंसेवी संगठन है। आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि होमगार्ड या गृह रक्षा संगठन निम्नलिखित में से किस तरह का संगठन है? आपसे पूछ लिया जाएगा, आपसे बोल देगा गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संगठन, इनमें से कोई नहीं, सरकारी संगठन, इस तरह से 4-5 दे देगा, 3-4 दे देगा आपको। तो आपको स्वयंसेवी संगठन के नाम से इसको याद रखना है। इसका कार्य तो आप सारे जानते हो कि इसका कार्य है गृह रक्षा। लेकिन दोस्तों गृह रक्षा के अतिरिक्त ये क्या कर रहा है? कोरोना काल में पुलिस वालों से ज़्यादा होमगार्ड सड़कों पर खड़े थे और हमें लग रहा था कि पुलिस सेवा कर रही है। ठीक है, गृह रक्षा क्या है? ये प्रशासन एवं पुलिस के साथ मिलकर आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं। स्वयंसेवी संघ ये क्या करते हैं? और दूसरा काम, राज्य और राज्य से बाहर लोकसभा विधानसभाओं के जो इलेक्शन वगैरह हैं उनको भी निभाते हैं। मतलब गृह रक्षा काम तो है ही है, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर भी है। और क्या है, प्रशासन जो है उसमें सेवाएं प्रदान करते हैं। और क्या है, बाहर कहीं इलेक्शन करवाना हो, राज्य के अंदर कहीं इलेक्शन करवाना हो, तो दोनों ही स्थितियों में करते हैं। ठीक है, समय समय पर इनकी क्या होती है, भूरी भूरी प्रशंसा होती रहती है। यही इस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि होमगार्ड के संबंधित में आपको करंट अफेयर में भी क्या चल रहा है वो और होमगार्ड क्या है, दोनों ही चीज़ों के बारे में आपको पता लग गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो हमारी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है ट्विटर से, गहलोत जी के ट्विटर हैंडल से। उस पर क्या है देखो, ये है हमारे राजस्थान का गौरव अवनी लेखराज जी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले कि आप जो भी पुरस्कार रटते फिरते हो, कि जो भी एक खेल रटते फिरते हो कि राजस्थान के इस खिलाड़ी ने एमपी में वहाँ सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, यूपी में वहाँ किया, कर्नाटक में वहाँ किया, महाराष्ट्र में वहाँ किया, तो इस तरह की चीज़ों को मत रटो तब तक वो सुजस के अंदर मेंशन ना हो तब तक। क्योंकि सुजस खुद न से ही मेंशन कर देगा जो राजस्थान का गौरव होगा, जिससे राजस्थान सरकार बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही होगी, उसको वो सुजस के अंदर मेंशन कर देंगे। और 1 साल का कम से कम करंट अफेयर आता है, तो 1 साल तक यदि आप सुजस को रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपके पास खुद से ही 10-20-50 ऐसे पुरस्कार और ऐसे खेल प्रतियोगिताएं हो जाएंगी कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी दूसरी जगह कहीं जाने की। तो सुजस जो है वो राजस्थान से संबंधित कंप्लीट डोज है भाई। सुजस राजस्थान करंट अफेयर की कंप्लीट डोज है। तो आप अवनी लेखराज जी के बारे में जान लेंगे। पहले तो क्यों इनको ट्विटर हैंडल पर बधाई दी है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि राजस्थान की होनहार बेटी अवनी लेखराज ने क्या किया है, कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप। आप एक चीज़ तो इसको याद रख लो कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप कौन सी जगह पर हो रहा है, तो हो रहा है वो कोरिया में। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया है, रजत पदक प्राप्त किया है इन्होंने। क्या किया है, रजत पदक प्राप्त किया है। ठीक है मेरे दोस्तों,
अब आप बोलोगे दोस्तों, सर आप बहुत देर से कोरिया कोरिया कह रहे हो, सर ये कौन सा वाला कोरिया है, ये साउथ वाला है या नॉर्थ वाला है? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नॉर्थ कोरिया में तो कोई भी खेल प्रतियोगिता होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जहाँ पर भी कोई इनोवेटिव काम हो और कोरिया लिखा आ जाए तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से दो प्रश्न बने। पहला प्रश्न बना कि वर्ल्ड पैरा शूटिंग स्पोर्ट वर्ल्ड कप में भारत की ओर से किसने रजत पदक जीता है? तो किसने जीता है? अवनी लेखरा जी ने। ठीक है। और इस शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन कौन सी जगह पर हुआ? तो वो कोरिया के अंदर हुआ। कौन सा कोरिया? साउथ कोरिया। ठीक है। ये बात तो हो गई इनके प्रदर्शन की, और मुख्यमंत्री जी ने जो हमें ट्विटर के माध्यम से दो प्रश्न दिए हैं उनके बारे में बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अवनी लेखरा जी के बारे में कि इनका बैकग्राउंड क्या है, अवनी लेखरा कौन है ये। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं आपको उनके बैकग्राउंड पर आने से पहले एक इनके बारे में एक मोटिवेशनल चीज़ बता देता हूँ कि 11 वर्ष की उम्र में इनका पैर चला गया था। ठीक है। एक्सीडेंट हुआ, उसमें इनका पैर चला गया। हम में से अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो बता रहे हैं अवसाद के कारण ही मर जाए, लेकिन इनका ड्रीम था कि ये खेलों की ओर जाए, और ये खेलों की ओर गई। और गई ही नहीं, सिर्फ इन्होंने अपने माँ बाप के साथ साथ प्रदेश का और देश का पूरे विश्व में नाम भी किया। तो दोस्तों, यदि आपके हौसलों में जान है, तो वो कहावत है ना, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो सच बात है कि हौसलों से ही उड़ान होती है, पंखों से सच में कुछ नहीं होता। दो पैर वाले बहुत घूम रहे हैं, कई तो चार पैर वाले हैं, दिमाग से भी लंगड़े हैं वो, दिमाग भी उनका घुटने के अंदर है, तो एक और पैर बन जाता है, उससे कुछ नहीं होता। आपका हौसला होना चाहिए, वही आपको सफलता दिलाता है, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे जिंदगी। तो दोस्तों, आप देख लेते हैं अवनी लेखरा जी के बारे में। तो अवनी लेखरा का जन्म होता है 2001 के अंदर, मतलब अभी 22 साल की लड़की है बस ये। और देखो पूरे प्रदेश और देश में नाम है, कई तो 40 के होकर घूम रहे हैं यहाँ पर, पूछ रहे हैं सर रीट का पेपर कैसे निकलेगा। ठीक है। एक भारतीय पैरा ओलंपियन और राइफल शूटर है। ठीक है। इन्होंने टोक्यो 2020 में पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में स्वर्ण पदक जीता, और 50 मीटर में थर्ड पोजीशन पे आई और कांस्य पदक जीता था। देखो, मैंने आपको जो जो इन्होंने इम्पोर्टेंट पुरस्कार जीते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रतियोगिताएं जीती हैं, सिर्फ मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। नहीं तो इन्होंने राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर इतनी प्रतियोगिताएं जीती हैं मेरे दोस्तों कि आपके चार पन्ने भर जाएंगे और आप अवनी लेखरा पे PhD कर लोगे। ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने टोक्यो में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक, ठीक है, और जो 50 मीटर एयर राइफल है उसमें कांस्य पदक जीता था। ये जनवरी 2023 तक दोस्तों विश्व में नंबर 1 पैरा शूटर रही हैं। ठीक है। जनवरी 2023 तक वर्ल्ड में पहली रैंकिंग पे रही हैं पैरा शूटिंग में। ठीक। एकल पैरा ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला भी हैं ये। भैया, पैरा ओलंपिक के अंदर कई सारे पदक, एक एक दो दो पदक, तो एक एक पदक तो सबने, बहुत सारे लोगों ने जीत सका रखा है, लेकिन ये कई सारे पदक जीतने वाली एकमात्र महिला है, पहली महिला है ये। ठीक है। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा बारिश से पहले जो सहायक वन संरक्षक के रूप में नियुक्ति दी है। मतलब क्या हुआ कि राजस्थान सरकार क्या करती है, जो खेलों के अंदर बहुत अच्छे प्रदर्शन करते हैं उन लोगों को क्या करती है, एक भारत सरकार भी करती है, MS धोनी को बना लेफ्टिनेंट जनरल बना रखा है, और इस तरह से सचिन तेंदुलकर को भी कर्नल की उपाधि मिली थी। तो इस तरह से क्या है, लोगों को कोई ना कोई उपाधि मिलती ही रहती है। तो इनको कौन सा मिला है? सहायक वन संरक्षक के रूप में नियुक्ति दे रखी थी। इनके पुरस्कार देखो दोस्तों, पुरस्कारों की लाइन लगी पड़ी है। ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी बहुत कम पुरस्कार निकाले हैं यहाँ से, और उसमें भी मैंने इसलिए निकाले हैं क्योंकि मार्केट का कंपटीशन है। आप बोलोगे मास्टर कुछ पढ़ाता वढ़ाता है नहीं, इसीलिए मैंने क्या किया है, सारे पुरस्कार ले लिए हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन इनमें से भी जो दो पुरस्कार याद रखने की जरूरत है आपको, वो है खेल रत्न पुरस्कार। ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है, ये 2021 में मिला खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है। और 2022 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया। बाकी उसके अलावा किसने क्या दिया, हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या दिया, स्टार स्पोर्ट ने क्या दिया है, ठीक है, BBC ने क्या दिया है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये रोज देते रहें, कुछ भी करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एक तो 2022 के अंदर इनको पद्मश्री मिला, और 2021 के अंदर खेल रत्न पुरस्कार मिला। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे। ठीक। अब अपने एग्जाम के लिए यहाँ पर कोई दूसरी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपन को आगे चलना ही होगा। अगला वाला वही महंगाई राहत कैंप, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक यही चलता रहेगा। 31 जून तक इसी को देखना है आपको। ठीक। सॉरी 30 जून तक। तो यहाँ पर महंगाई राहत कैंप जो है, देखो लाभार्थी खुश हो रहे हैं, बाबा की मूंछें तन गई। इधर तो हो माइकल जैक्सन बन के आए हैं। ठीक है। अब चलते हैं अंतिम पेज पर। यही पेज पिछले कई दिनों से आपके एग्जाम के लिए
मील का पत्थर बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो दोस्तों ये देखो, पहले इस फोटो को देख लो आप, निहार लो ढंग से। तो ये फोटो आपको पता ही लग गया होगा, कई लोगों ने तो इसके सामने खड़े होकर टिकटॉक और रील भी बनाई होगी इंस्टाग्राम की, ठीक है। तो राजस्थान की रंग बिरंगी आभा दुनिया भर में पर्यटकों को आकर्षित करती है। जयपुर में जेठ माह की कड़ी गर्मी के बीच में मौसम बुधवार को शाम तेज बारिश होने से ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल पर मनमोहक नज़ारा दिख गया। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी बरसात हो, ज़्यादा सर्दी हो, कुछ भी हो, अल्बर्ट हॉल का फ़ोटो ज़रूर आता है। तो अल्बर्ट हॉल के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हवा महल के बारे में भी आपसे पूछ लिया गया था कि हवा महल की इस वाली बिल्डिंग में किसने बनवाई थी, इस वाले कमरे किसके लिए थे। तो इस तरह से आपसे ऐतिहासिक रूप से पूछ लेते हैं। तो जो चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, उस चीज़ को अपन बता देते हैं। तो किसने बनवाया अल्बर्ट हॉल? पहली बात तो यही होगी, तो महाराजा राम सिंह ने बनवाया। कब बनवाया? 6 फरवरी 1876 को इसकी नींव लगा दी, मतलब 1876 में इसका निर्माण प्रारंभ हो गया था। क्यों कर दिया गया? महाराज एडवर्ड 7th प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, एडवर्ड 7th थे। कौन से? एडवर्ड 7th थे, प्रिंस थे कहाँ के? वेल्स के। वेल्स कहाँ है? इंग्लैंड के बगल में ही है, ठीक है। उसको ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बोलते हैं, इंग्लैंड के बगल में, ठीक है। इसके आने पर क्या हुआ, उनकी स्मृति में अल्बर्ट हॉल का निर्माण प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में इस भवन को संग्रहालय का रूप दे दिया गया। ये आप सारे ही जानते हो, कई सारे गए होंगे, मैं भी गया था। मैं इसलिए गया था क्योंकि उसमें लिखा रखा था ममीज। अब मैं नीचे गया तो पता नहीं उसके अंदर सफ़ेद कपड़ा जो लपेट के प्लास्टिक के पुतला रख रखा है, क्या रख रखा है, वो ममीज है, टच करने की अनुमति नहीं, उसको खोलने की अनुमति नहीं, ठीक है। वास्तुकार कौन है थे इसके? सर स्विंगटन जैकब। सर स्विंटन जैकब, नाम ही पता नहीं क्या, क्लिंटन विलिंटन होता तो पढ़ भी लेते। स्विंटन। निर्माण की शैली क्या है? तो भारतीय और फारसी शैली है दोस्तों इसकी। अल्बर्ट हॉल क्या है? देश की ऐसी एकमात्र इमारत है जिसमें कई देशों की स्थापत्य शैली का समावेश मिलता है। आपने देख लिया, भारतीय शैली भी है, फारसी शैली भी है। फारसी मतलब फारस के आसपास जो भी देश थे जिनमें जहाँ फारसी शैली चलती थी, वो सारी की सारी शैली इसके अंदर है। और अंग्रेज ने बनाई है तो इंग्लिश शैली भी जरूर होगी, ब्रिटिश शैली भी इसके अंदर जरूर समाहित होगी, ठीक है दोस्तों। इनके क्या है? एक हॉल है, राजाओं के क्या है? चित्र, राज चिन्ह है, चारों तरफ भारतीय और कलाओं, विदेशी कलाओं के नमूने देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आपके लिए एग्जाम के लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अब मैं उसको बता देता हूँ। आपने अल्बर्ट हॉल के बारे में जान लिया। पहला, किसने बनवाया? दूसरा, कब निर्माण प्रारंभ हुआ? और तीसरा, क्यों बनवाया? तो किसने बनवाया? राम सिंह ने। प्रारंभ निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि एडवर्ड 7th थे, प्रिंस ऑफ वेल्स के, वो आए थे, तो उनकी स्मृति में क्या किया? राम सिंह जी ने इसको बनवाया था। कब निर्माण प्रारंभ हुआ? तो 1876 के अंदर, ठीक है। इसके वास्तुकार कौन थे? तो सर स्विंगटन जैकब। कौन? सर स्विंगटन जैकब। और इसके निर्माण की शैली क्या है? अरबी, भारतीय और फारसी, ठीक है। भारतीय शैली और फारसी शैली इसका मिक्सचर है। हालांकि इसमें कहीं कहीं पर ब्रिटिश शैली और मुगल शैली का भी स्थापत्य दिखाई देते हैं, लेकिन प्रमुखता से कौन सी शैलियों का यूज हुआ है? तो भारतीय शैली और फारस शैली का, ठीक है दोस्तों। यही चीज़ इस आपके लिए इंपॉर्टेंट है अल्बर्ट हॉल के अंदर। तो अल्बर्ट हॉल के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी मिल गई होगी थोड़ी बहुत, जिसके आधार पे आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। वैसे तो लोग पीएचडी कर रहे हैं अल्बर्ट हॉल के ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों अगला हमारा न्यूज आर्टिकल है, वो है पालनहार योजना, ठीक है। पालनहार योजना, इस योजना के बारे में अपन क्यों पढ़ रहे हैं? देखो नीचे लिखा है कि अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 6 वर्ष तक आयु वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रतिमाह जो 500 रुपये मिलते थे उसको 750 रुपये कर दिए, और 6 से 18 वर्ष की आयु के लिए जो मिलते थे 1000, उसको 1500 कर दिया। अब ये क्या है? 1 जुलाई 2030 से प्रभावी होगी। अब इस तरह की जब न्यूज़ आई है तो अपन क्यों ना पालनहार योजना के बारे में देख ही लेते हैं, अपना क्या बिगड़ता है, ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर आ गया और छूट गया तो जरूर बिगड़ जाएगा, पढ़ने में क्या है, बार बार रिवीजन होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं पालनहार योजना क्या है। तो इसका विभाग कौन सा है? इसका जो प्रशासनिक विभाग है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। दोस्तों जो विभाग हैं स्पेशली मेंशन रहते हैं योजनाओं के साथ में, उन विभागों को ढंग से रट्टा मार लेना, बढ़िया से रट्टा मार लेना। आरएएस वाले तो ध्यान से ही सुन लो, 2 प्रश्न आपको मिलेंगे विभागों से ही संबंधित, और 2 प्रश्न बहुत होते हैं। 2 प्रश्न सही हुए तो आपको 2.5 अंक मिलेगा, लेकिन 2 प्रश्न अगर गलत हुए तो फिर आपका 2.5 अंक तो ये गया और 1 अंक पीछे से गया, 3 अंक जाएंगे, ठीक है। प्रारंभ हुआ 2005 से। इसके लिए देखो पात्रता क्या रखी गई थी। तो दोस्तों आरंभ जब हुआ था इस योजना का, तब अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए संचालित की गई थी, ठीक है।
लेकिन समय समय पर इसमें संशोधन होते गए कि भाई अनाथ बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों का किसी कैटेगरी से क्या मतलब, अनाथ बच्चा तो अनाथ ही हुआ। तो फिर दोस्तों क्या किया गया, इसमें कई सारी कैटेगरियाँ जोड़ दी गई। कौन कौन सी? न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त कर चुके हैं जिनके माता पिता, उनके बच्चे, निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता, नाता जाने वाली माता की अधिकतम 3 संतान है। नाता वाता का मतलब होता है कई सारी जो प्रथाएं हैं, तो उसके अंतर क्या है कि इस तरह की जो माताएं हैं उनकी संतान है, पुनर्विवाहित विधवा है उसकी संतान, एड्स से पीड़ित जो माता पिता हैं उनकी संतान है, कुष्ठ रोग से संबंधित जो लोग हैं उनकी संतान है, विकलांगों की संतान है, तलाकशुदा, परित्यक्ता। तो इन लोगों की संतानों को भी क्या कर लिया गया, पालनहार योजना के अंतर्गत शामिल किया गया कि इस तरह के बच्चे जिनकी माता पिता को सजा हो चुकी है, किसी न्यायालय के अंडर ट्रायल हैं, या फिर कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, एड्स से पीड़ित हैं, दूसरी कई तरह की चीज़ें हो गई हैं, माँ विधवा है, परित्यक्ता है, उसके बच्चे, तो इस तरह के सारे बच्चों को इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, अपन उस पर एक बार नज़र मिला लेते हैं, नज़र घुमा लेते हैं। तो पालनहार योजना के अंदर क्या किया गया है कि इस तरह के परिवारों के बच्चों को शामिल किया गया है जिनकी वार्षिक आय जो है वो 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। यदि जिसकी 1.20 लाख रुपए से अधिक आय होती है मेरे दोस्तों, तो फिर वो इस योजना का बच्चा लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई, पहले से आप इतना कमा रहे हो, आय आपकी पर्याप्त है, ये उस स्थिति में जब आय भी नहीं है और बीमारी भी है, प्रत्यक्षता भी है, तो उस स्थिति में क्या है, इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि आपकी आय 1.20 लाख रुपए से अधिक है, मतलब 10,000 रुपये महीने लगभग आप कमाते हो या उससे अधिक कमाते हो, तो फिर उसके बच्चे क्या होगा, इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनवाड़ी केंद्र पर, 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है। ये कौन करेगा, ये उसका पालनहार करेगा। जो कौन पालनहार होगा, जिसकी उसको जिम्मेदारी दे दी जाएगी। जैसे कोई विधवा है, जैसे कोई परित्यक्ता है, उसके बच्चे हैं, तो उनके जो सबसे करीब व्यक्ति होगा उसको पालनहार की बात दे दी जाएगी कि भाई आप पालनहार हो इसके, और आप ही क्या करोगे, इनकी जो है देखभाल करोगे, उसके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे। क्या पैसे दिए जाएंगे मेरे दोस्तों, तो प्रत्येक अनाथ बच्चे हेतु पालनहार परिवार को, जो व्यक्ति उस बच्चे का लालन पालन कर रहा है, उसको 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे को 500 रुपये। ठीक है, यदि बच्चे की उम्र 5 वर्ष है, यदि 6 में लग जाता है तो 6 से 18 तक के बच्चों को कुछ और प्रावधान है जिसको मैं बता रहा हूँ। तो 5 वर्ष की आयु तक है, जिसकी 5 वर्ष पूरी कंप्लीट की है, तो वहाँ तक 500 रुपये। अब बढ़ी हुई राशि कितनी है, 750, जो 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगी। ठीक है, प्रति माह पैसे मिलेंगे। ठीक है, स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर लेने के बाद, मतलब 5 वर्ष कंप्लीट होते ही स्कूल में प्रवेश मिलेगा, तो 6 से 18 वर्ष तक की आयु तक बच्चों को 1000 रुपये, जो अभी 1500 रुपये कर दी गई है, प्रति बच्चे के लिए 1500 रुपये पालनहार को प्रदान किए जाएंगे उनके लालन पालन करने के लिए। इसके अलावा वस्त्र, जूते, स्वेटर और दूसरी चीज़ों के लिए भी 2000 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोड़कर इन दोनों को प्रति अनाथ की बच्चे की दर से वार्षिक अनुदान दिया जाएगा 2000 रुपये के दर से। अब इसके अधिकृत कर्मचारी कौन है? अधिकृत कर्मचारी हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी जो इस विभाग के होंगे, कौन से विभाग के, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जो विभागीय अधिकारी होंगे वो, और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर संबंधित विकास अधिकारी, जो आपने विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम दिया होगा, जो वीडियो हैं, वो क्या करेंगे, इसके अधिकृत अधिकारी हैं, अधिकृत कर्मचारी हैं कि भाई इनके माध्यम से ही आप इस अनुदान को प्राप्त करोगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहन, तो उम्मीद करता हूँ पालनहार योजना आपकी समझ में ठीक ठाक से आ गई होगी और आप एग्जाम में यहाँ से प्रश्न प्राप्त कर लोगे, यहाँ से आंसर दोगे तो अंक प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो भाई मेगा जॉब फेयर दोस्तों आपके मतलब की चीज़ नहीं है, मतलब की तो है, लेकिन कहाँ कहाँ क्या क्या रटते रहोगे। मतलब मेगा जॉब फेयर यहाँ आयोजित हुआ, कल वहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, इस तरह की कोई अधिकृत चीज़ नहीं है ये जो आपसे पूछी जाए। ठीक है दोस्तों, अब अपन देख लेते हैं आपके स्टैटिक पोर्शन से संबंधित एक प्रश्न। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने जलदेव जी माता जी मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए विकास कार्यों के लिए, और ये जो मंदिर है वो सारेरा में, राजसमंद जिले में स्थित है। कौन सी जगह, सांसेरा एक गांव है, सांसेरा जगह है राजसमंद जिले के अंदर, वहाँ पर जलदेव जी माता जी का मंदिर स्थित है। तो मेरे दोस्तों आप एक बात याद रखना, कभी कभी आप देखते हो ना कि सर हमने सारी किताबें रट डाली, लेकिन पता नहीं ये प्रश्न कहाँ से पूछ लिया इस वाले मंदिर का, और अगले में मैंने क्या करें, कोचिंग वाले उस मंदिर को अपने नोट्स के अंदर लिख के और आपको प्रोवाइड करवा देंगे। नोट्स आ जाएंगे 1 महीने 2 महीने बाद, आप चेक करोगे, अरे ये प्रश्न इस वाले नोट्स से मिल गया,
ये उस नोट्स के अंदर पीछे शामिल किया है जब आपका एग्ज़ाम हो गया है। ठीक है, पहले नहीं था, पहले होता तो आपका ठीक ही हो जाता। तो इस तरह के जो मंदिर हैं, मज़ारें हैं, किले हैं, दूसरी जगह हैं या बांध हैं जिनके अनकटोटे नाम है, तरह तरह के नाम है, तो वो जब करंट अफेयर के अंदर मेंशन है तो आप उनको अलग से कॉपी बना के लिख के रट्टे मारते रहना दोस्तों। वहाँ से एक दो प्रश्न का आपको जरूर एज मिल जाएगा दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में। और दोस्तों एक 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 अंक करके ही आप दूसरे विद्यार्थियों से आगे निकलोगे। आप सोचो कि एक साथ हम 50 अंक प्राप्त करके निकल जाओ, नहीं होगा। आपको एक एक अंक बटोरना होगा और उसी के आधार पर आप क्या करोगे, दूसरे विद्यार्थियों से आगे निकल के अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करोगे। तो दोस्तों जलदेव जी माता जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है आपके, तो सासेरा गाँव में, राजसमंद जिले में। बस यही चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 करोड़ रुपए खर्च करो भैया, वो 10 करोड़ 100 करोड़ वो मुख्यमंत्री जी जाने। ठीक है दोस्तों, अब अपन एक और चीज देख लेते हैं। 5 संभागों में आरकेट केंद्र खोले जाएंगे। आरकेट का मतलब दोस्तों क्या है, तो इसका मतलब है राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी का अर्थ है दोस्तों जो आप वर्तमान में देख रहे हो, कौन सी, साइबर स्पेस से संबंधित टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आपकी क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, जो क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह आप देखते हो, वो सारी चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हो, आपने चैट जीपीटी वगैरह का नाम सुना है। अगर आपने करंट अफेयर को नेशनल इंटरनेशनल वाले को फॉलो कर रहे होंगे, किसी का भी, मेरा तो नहीं आता नेशनल इंटरनेशनल फिलहाल, सोच रहा हूँ लेके आऊँ, लेकिन अभी क्या है कि समय की पाबंदियाँ हैं, तो आप यही पढ़िए, उसके बाद लेके आऊँगा आपके लिए, बहुत बढ़िया से लेके आऊँगा, जब भी समय मिलेगा लेके आऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों 5 संभागों के स्तर पर आरकेट केंद्र खोले जाएंगे। तो सबसे पहले आप देख लो कौन कौन सी जगह पर खोले जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम देख लें कि आरकेट क्या है और क्यों आरकेट केंद्र बनाया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों नए आरकेट केंद्र हैं वो कोटा के अंदर है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भवन के अंदर, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरटीयू कोटा के अंदर खोला गया है। वहाँ पर भवन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन नाम का, उसके अंदर। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर खोला गया। इस भवन का नाम ये आप याद रखो ना रखो, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर खोला गया है उसको ढंग से रट लेना, क्योंकि आपसे कभी कभी कोटा का नाम नहीं देगा, सिर्फ आरटीयू का नाम दे देगा, उदयपुर का नाम नहीं देगा, सिर्फ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का नाम दे देगा कि निम्नलिखित में से किस विद्यालय के अंदर, किस विश्वविद्यालय के अंदर आरकेट केंद्र खोला गया है। विश्वविद्यालय का नाम ही देके फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो भरतपुर के अंदर राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है भरतपुर का, उसके अंदर राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में, और स्कूल इनोवेशन हब महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर आरकेट केंद्र खोले गए हैं। 5 मैं इनको नोट्स के अंदर दे दूंगा, लेकिन फिर भी आप यहीं के यहीं रट्टा मारो, आप दोबारा समझते हैं। अपन कोटा के अंदर आरटीयू में, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर और महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर आरकेट खोले जा रहे हैं, नए आरकेट। और दोस्तों ये इस तरह का इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपको यहाँ से एक ना एक प्रश्न मिलने ही वाला है, चाहे आप आरएएस की तैयारी करो, चाहे आप करो रीड कांस्टेबल पटवार, किसी की भी करो, लेकिन आपको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आरकेट केंद्र के बारे में जान लेते हैं, आरकेट केंद्र क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आरकेट का मतलब राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए सेंटर है, तो भाई टेक्निकल से संबंधित है, टेक्नोलॉजी वाले लोगों के लिए। स्थापना सबसे पहली कहाँ की गई, जयपुर के अंदर। आरकेट केंद्र पहला कौन सा खोला गया, जयपुर के अंदर। अभी तो 5 और खोले जा रहे हैं। कहाँ कहाँ खोले जा रहे हैं, आरटीयू कोटा के अंदर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर, और गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर के अंदर, और लास्ट नंबर बचता है गंगा सिंह विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, विभागों को, नए आरकेट केंद्र खोले जा रहे हैं। और पहला कहाँ खुला था, जयपुर के अंदर। विभाग कौन सा है जो इसको प्रबंधित करेगा, तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। इसका उद्देश्य जो स्नातक हुए हैं तकनीकी से, उनको अधिक रोजगार परक बनाना। दोस्तों एक कहावत है कि इंजीनियर जो होता है अपने 4 साल की इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग को छोड़ के सब कुछ करता है। ठीक है, तो इस तरह के जो तकनीकी स्नातक हैं उनको रोजगार परक बनाना है। भैया इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले ली, अब एक काम करो, कुछ सीख लो काम धंधा, और क्या करो, रोजगार करने लग जाओ। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इस तकनीकी स्नातकों को अधिक रोजगार परक बनाना। मुख्य प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, यह केंद्र वैश्विक स्तर के तकनीकी दिग्गजों के सहयोग से, जो विश्व स्तर पर अपने अपने फील्ड में जो अव्वल लोग हैं तकनीकी के क्षेत्र में, उन लोगों से क्या करेगा,
उनके सहयोग से BE, BTech, BCA, MBA, MCA, MSc, IT के स्नातकों के लिए 1 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक का क्या करेगा, आधुनिक तकनीकों से संबंधित प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम आयोजित करेगा और सफल उम्मीदवारों को क्या होगा, विश्व स्तर का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आपने कभी कभी सुना होगा कि भारत से जो BTech करके गया उसकी अमेरिका ने डिग्री नहीं मानी, भाई तुम 12th पास हो। कनाडा ने डिग्री नहीं मानी, तुम 12th पास हो। सिर्फ कुछ रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूशन हैं उन्हीं की मानी जाती है, बाकी आप कर जाओ तो नहीं मानी जाती है। तो नहीं मानी जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप आइए, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा, वहाँ 6 महीने का प्रशिक्षण लीजिए, 7 दिन से लेकर 6 महीने तक का। उस आधार पे आपको प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा और उससे क्या होगा, आपको एक वो मिल जाएगी कि भाई ये बंदा इस फील्ड में पारंगत है, तो आज को जॉब मिलेगी। विदेशों के अंदर कहीं पे भी जाएगा तो प्रमाण पत्र वैश्विक स्तर का होगा। ठीक है। इस केंद्र के माध्यम से राज्यों के जो युवा हैं, राज्य के हमारे जो युवा हैं, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, इन सब के विशेषज्ञों द्वारा उन्नत और उभरती तकनीक सीखने का अवसर मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आरकेट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी जो आपके एग्जाम के लिए रिलीवेंट हो सकती है आदि से लेकर अंत तक। तो मेरे दोस्तों, यहाँ होता है अपना ये वाला न्यूज आर्टिकल समाप्त। अब एक छोटा सा संवाद और है। देखो दोस्तों, वैसे डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब भी आपसे RAS के अंदर टैक्स रिफॉर्म के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, करों में क्या क्या सुधार होने की आवश्यकता है, तो वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों के साथ संवाद की अनूठी पहल शुरू की है। क्यों की गई है? क्योंकि संवाद की श्रृंखला को आरंभ करने का उद्देश्य उद्योग जगत के साथ सामंजस्य स्थापित करना एवं कर निर्धारण से जुड़ी हुई समस्याओं का त्वरित समाधान करना। तो ये जो एक चीज़ है, इसको आप अपने आंसर के अंदर मेंशन कर सकते हो कि व्यापारियों के साथ संवाद श्रृंखला जो हमने आरंभ की है वो आपके टैक्सेशन सुधार के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो आपसे टैक्सेशन के अंदर, आपको टैक्स सुधार के अंदर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है कर सुधार से संबंधित, तो आप इसको लिख सकते हो कि राजस्थान सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई संवाद श्रृंखला किसके साथ में? उद्योग जगत के साथ में कर निर्धारण में जो आपकी रिफॉर्म में बहुत ही क्या बोलते हैं उससे प्रगतिशील कदम साबित होने वाला है। तो आप इस तरह की चीज़ को अपने एग्जाम के अंदर मेंशन कर सकते हो। तो दोस्तों, वैसे अगर इसको आप नहीं भी पढ़ो तो ये दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख दोगे तो आपको एग्जाम में इसको अच्छी तरह से इंप्रेस कर पाओगे। ठीक है। ये एग्जामिनर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपकी कॉपी पढ़े, वो उठा के फाड़ के फेंक देगा तो उसका कुछ नहीं जाएगा, आपके 4 साल 5 साल जाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उससे कॉपी पढ़वाएं, आप उसको जोड़ के रखें। आप कितना भी अच्छा लिखेंगे, लेकिन अगर उसका दिमाग उचट गया, उसको नहीं ठीक लगा, तो उठा के कचरे के डब्बे में फेंक देगा कॉपी को, उसका कुछ नहीं जाएगा, पैसा, समय, जवानी आपकी बर्बाद होगी। चलो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आज का हमारा न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन होता है यहीं पर समाप्त। आप PDF जाके ले लीजिए, अभी थोड़ी देर में PDF को अपलोड कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ। यदि कोई कमी हो फिर भी कमेंट करो आप कि यहाँ पर सर ये हो सकता है। आपके जो सुझाव हैं वो सादर स्वीकार किए जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं नए वीडियो डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।